and welcome you all. एक आज हम लोग थोड़ा सा बुनियादी बातों पे जाएंगे, क्योंकि जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे और जैसे सवाल आपके पास होंगे, ये कोई टिपिकल टेक्स्ट बुक के सवाल नहीं होते, सब्जेक्ट बेस्ड, मोर एंड मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं और एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। तो कुछ एक बुनियादी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई दफ़ा इम्तहान में सवाल को न करके आने के बाद या गलत करके आने के बाद अगला आदमी जब उसका एक माइन्यूट चीज़ के बारे में चला, अरे ये ना था, तो ऐसे माथा पर हाथ रख, इतना छोटा सिली मिस्टेक हो गया। तो उस तरह की स्थिति ना बने, ऐसी परिस्थिति में आप ना जाएं, इसके लिए कुछ एक बुनियादी क्लैरिटी का होना जरूरी है। तो थोड़ा सा आज हम आपके साथ एक बेसिक्स से शुरू करेंगे चीज़ों को अनस्ट्रक्चर्ड वे में, और यू ट्राई टू एसेस योर सेल्फ वेयर यू आर, अभी आप कहाँ हैं। स्टैटिस्टिक्स पेपर के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। द मोमेंट वी से स्टैटिस्टिक्स, it refers to and originates from data. जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो बात डेटा के संदर्भ में आ जाती है। एंड व्हाट आर डेटा? डेटा आर सम फैक्ट्स. Data are some facts referring to the value on the item. Now, how it is, अभी समझाएंगे तो समझ में आएगा। What's your name? Jay Chauhan. Jain? Jay Chauhan. Jain. Yes, sir. स्पेलिंग करो। Jaye. Jay. Jay. I try to recognize each one of you by your name. So what will happen? I will change the student, the name will change. Okay? Name will change. What is name here? Name is variable, and G, her name, your name? Juhi. Jyoti. Get another name, and like that. ये सभी वैल्यूज हैं, ये डेटा है, ये डेटा है। हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? नाम. नेम इज ए वेरिएबल, इट चेंजेस फ्रॉम हर टू हर, फ्रॉम हर टू हर, फ्रॉम हर टू हिम. नेम बदल रहा है और जनरेट क्या हो रहा है? In fact, now she is J. You cannot claim that you are J. You are different from J. You are a different value of it. Now let me do it a different way. I ask you whether you are a art graduate or a science. So variable is a stream. Which stream? Science stream, commerce stream, art stream, civil engineering or engineering stream.
These are all streams. Stream is a variable and these are values. नाम में तो दोबारा वो नाम नहीं आया, लेकिन जब स्ट्रीम में आएंगे तो बीकॉम का एक से ज्यादा बच्चा मिलेगा, आर्ट्स का एक से ज्यादा बच्चा मिलेगा नहीं, और उससे कुछ ज्यादा इंपीरिकल. आई एम आस्किंग ईच वन योर एज. She would be of some age, she would be of some age, she would be of some age. Again, the person will change and age will. What is age? Age is variable and the value of age is data. तो डेटा क्या है? एक फैक्ट है. हम जब फैक्ट की बात करते हैं, आप में से कई लोग यहाँ पर हिस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट हैज इट्स रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड मेनी अदर थिंग्स. हम आज कहें कि गणेश ने सुरेश को पीटा, पीटा इज एन इवेंट, पीटा. गणेश कोई दुनिया में अकेला तो एक ही नहीं है और सुरेश भी कोई अकेला एक ही नहीं है, तो कौन सा गणेश किस सुरेश को पीटा? कहाँ, प्लेस, कब, टाइम. क्योंकि यहाँ दो गणेश सुरेश हैं, ये कहते हैं हमने आज तक कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो गणेश सुरेश? तो फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो फैक्ट हैज ऑलवेज सम रेफरेंस. किस रेफरेंस में फैक्ट? हम जेई का एज पूछते हैं आज, और जेई का एज से 23 years. You may not worry about it. This is just a 23 years. तो ये 23 years एज जेई का 4 मई 2024 को लिखा जाएगा कहीं पर जेई का एज 23 साल. इसको पढ़ता है कोई 10 साल के बाद, तो क्या तभी जेई उसी 23 साल की होगी? तो जब तक हम इसको नहीं रेफर करेंगे किस ईयर में, किस डेट को ये, नहीं तो ये फैक्ट जो है वो अनट्रू हो जाएगा. ये तो फैक्ट ही नहीं है. वैसी कोई जेई नहीं है उस साल में जिसका एज 23 ईयर हो. तो अब बात कुछ समझ में कि डेटा जो है ये एक फैक्ट है और ये फैक्ट का अपना एक रेफरेंस होना है. किस रेफरेंस में ये फैक्ट, इसकी क्लैरिटी होनी जो This is one dimension of getting the things. अब इसका दूसरा dimension. Whatever we can think of, हम कुछ भी सोचें about the matter, substance, fact, whatever. इसका दो स्वभाव है. एक स्वभाव है कि ये न बदलने वाली चीज होगी, और एक स्वभाव है कि ये बदलने वाली चीज. तीसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती. या तो बदलने वाली चीज होगी या नहीं बदलने वाली चीज. अब ये बदलने वाली चीज, इसको हम गणित के टर्म्स में कहते हैं. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं हमारे बीच में एक आध, ये कांस्टेंट, समथिंग दैट डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग. समथिंग दैट डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनी चेंज इज कांस्टेंट.
Now those things which do not change at all are constant. ठीक है? उदाहरण, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, के कितने हाथ होंगे? चेंज करेगा क्या ग्लोब में कहीं भी? जो बिडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे तो क्या उनके 10-20 हाथ हो जाएंगे? बहुत बड़े आदमी हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, तो क्या 10-20 हाथ हो जाएंगे? अगर वो नॉर्मल फिजिकल पर्सन हैं तो उनके नंबर ऑफ हैंड्स कितने होंगे? ये चेंज नहीं करेगा। सो विथ लेग्स, सो विथ आईज, सो विथ नोज। उदाहरण देते हैं, जो ना बदले वैल्यू उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो वैल्यू बदले, अगर हम हाइट नापना शुरू करें ऑफ द प्रीमियर्स ऑफ द कंट्रीज, तो जो बिडेन का हाइट नरेंद्र मोदी से ज़्यादा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी का हाइट थोड़ा कम हो जाएगा, और जो हमारा चाइनीज काउंटर पार्ट है उसका और कम हो जाएगा, जापानीज होगा उसका थोड़ा और कम है। हाइट इज समथिंग that varies from person to person, but number of hands of a person is something that doesn't change for a normal person. तो कांस्टेंट क्या हो सकता है और वेरिएबल क्या हो सकता है? कुछ समझ में आ रही है? अभी पूरा नहीं समझना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू expose you to certain things which you might be knowing, but you did not see that with this perspective. तो हम आपको इस पर्सपेक्टिव में उसको दिखाना चाहते हैं कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। 2 हाथ आदमी को होता है, हम थोड़ा ना बता रहे हैं, सबको पता है, बट हम किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, हाउ इट इज ए कांस्टेंट, ये समझ में। ठीक है? अब ये डेटा बनता कैसे है, खास तौर पे इंपीरिकल डेटा। इंपीरिकल डेटा मीन्स व्हेन आई आस्क्ड योर नेम इज नॉट समथिंग दैट इज empirical in nature. Empirical means when the fact is in terms of numbers. जब किसी फैक्ट को हमने एज पूछा, एज किस में बताएंगे? संख्या में बताएंगे। तो एज पर जो डेटा आएगा या फैक्ट आएगा वो क्या आएगा? इंपीरिकल। हम अगर पूछे इनकम, तो इनकम पे जो डेटा आएगा वो इंपीरिकल। ठीक है? हम पूछे एक्सपेंडिचर, इंपीरिकल। हम पूछे टेम्परेचर, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, रोज तापमान में कमी बेसी हो रही है, सुबह से शाम तक में टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है। डेटा जो जनरेट होगा उसमें आज 3 बजे में कितना टेम्परेचर था, कैसा डेटा होगा? इंपीरिकल। हम अगर कहेंगे कि दिन कैसा था तो गर्म था, दिन का गर्म होना इंपीरिकल नहीं। बट व्हेन आई से इट वाज 37 डिग्री सेल्सियस, इट वाज 42 डिग्री सेल्सियस, ये इंपीरिकल है। ठीक है? तो जब फैक्ट्स आपके इंपीरिकल हों तो डेटा आपका इंपीरिकल है। ठीक है?
अब आते हैं कि ये डेटा जनरेट कैसे होता है। डेटा जनरेट होता है विथ मेजरमेंट। हाइट जनरेट कैसे हुआ? हम हाइट को मेजर किए। हम वेट पूछेंगे किसी का, कैसे मेजर होगा? वेट को नापेंगे वेइंग मशीन से। इनकम का डेटा जनरेट कैसे होगा? पूछेंगे आपकी आमदनी कितनी है। खर्च का डेटा जनरेट कैसे होगा? पूछेंगे आपका खर्च कितना है। ठीक है, ये डेटा जो जनरेट होता है, ये जनरेट कैसे होगा? जेई के पास आज जहाँ भी घर से यहाँ आई है और वापस घर जाएगी तो आने जाने का कुछ खर्चा होगा, कुछ भूख लग जाएगी तो रास्ते में मन करेगा कुछ खा ही के चलो, वगैरह वगैरह। तो शी मस्ट बी हैविंग सम पॉकेट मनी। हाउ मच पॉकेट मनी शी हैज एवरी डे? पॉकेट मनी साइज of the students preparing for competitive examinations at Chronicle। तो इतने सारे बच्चे हैं, आज हम सबसे पूछेंगे सबके जेब में कितने कितने पैसे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ योर बैंक बैलेंस, पॉकेट मनी एक्सीजेंसी में खर्च कर। हालांकि अब तो वो भी आफत आ गई है, यूपीआई पे और कौन पे, अब तो रुपया गिनने का सवाल ही खत्म हो गया है। बट अगर गुंजाइश है तो ये जो होगा, ये रुपया को हम गिनेंगे तो पता चलेगा, वेट को तौलेंगे तो पता चलेगा, हाइट को नापेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। ये किस पर होगा? वेट किस पर आएगा? एक वेइंग मशीन होगी, उस वेइंग मशीन में कहीं स्केल हो। तो ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ए मस्ट फॉर एनी मेजरमेंट। ओके, ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इज ए मस्ट फॉर एनी मेजरमेंट। तो स्केल कितने प्रकार के हो सकते हैं, कुछ आइडिया है? स्केल कितने प्रकार के हो सकते हैं, एनी आइडिया? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? सर वेक्टर और स्केलर। वेक्टर और स्केलर में स्केल कहाँ से आएगा यार? वेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग, स्केलर इज अ डिफरेंट थिंग, एंड स्केल इज अ डिफरेंट। Scale is used for measurement. Very good, very near to correct. Nominal scale. Nominal scale only gives you differentiation by name. If you are in a boundary, you must be either in India, you must be either in Bihar or in UP or in West Bengal. Okay, ये बिहार यूपी क्या है? ये नॉमिनल स्केल के मेजरमेंट्स। डजंट मैटर कि बिहार पहले रखो, डजंट मैटर कि यूपी पहले रखो, ठीक है। यहाँ पे 5 बच्चे हैं, एक बिहार से है, एक यूपी से है, एक उड़ीसा से है, पंजाब से है। तो हम बिहार वाला को पहले रखें कि पंजाब वाला को पहले रखें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके आइडेंटिटी पे, उसके वैल्यू पे कोई चेंज नहीं है। वो पंजाब का है, पंजाब का ही रहेगा, ये बिहार का है, बिहार का ही। इस आइडेंटिटी पर, इस फैक्ट पर कोई फर्क नहीं। तो जब हम कोई पहचान, कोई फैक्ट इस बेसिस पे करेक्ट करते हैं जिसमें स्केल सिर्फ नाम दे पाता है, इससे
nominal scale. Second is ordinal scale. What is ordinal scale? At times, the nature of variable is such that you are not in a position to measure it exactly, but your sense, you can sense, हमने नापा नहीं कि इस कमरे में 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियां हैं, हमने किसी की हाइट नहीं नापी, but I can sense that someone is the tallest and someone is the shortest, and I can order the 5 girls accordingly from the tallest to the shortest. It's an order. And I can say मेरी बाईं तरफ में लंबी लड़कियां हैं और मेरे दाईं तरफ में कम लंबी लड़कियां। हमने हाइट को इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापने का काम नहीं किया, हमने सिर्फ ऑर्डर किया। कई दफा हमको नापने की स्थिति नहीं भी हो सकती। हमने 3 सवाल पूछा और 3 सवाल का जवाब हमने 5 लोगों से बारी बारी पूछा। अभी हमने पूछा था स्केल के बारे में, तो इसने बहुत नजदीक का जवाब दिया। और अगर हमको इसी पे इवैल्यूएट कर देना हो तो हम कहेंगे कि सी इज द ब्राइटेस्ट। ऑर्डर हो रहा है, ब्राइटेस्ट में कितना ब्राइट है ये नहीं कह रहा है, 99% पर है कि 98% पर है कि 55% पर है कि 35% पर, वैसा कुछ नहीं कह रहा, बट अमॉन्ग द रेस्ट सी दैट। और ऐसे करके फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये एक ऑर्डिनल स्केल है जिसमें ये सबसे ऊपर, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसका इस्तेमाल, इसका ये प्रस्तुति कब कब आती है, कहाँ कहाँ ऐसी प्रस्तुति बनती है, बन सकती है, कोई आइडिया? जैसे कोई खाने की मतलब जैसे डोमिनोज हो गया, तो अगर हमको उसमें रेटिंग करना है कि मतलब उसका कैसा है, वो टेस्ट कैसा है, उसमें हम कह सकते हैं बाकी किसी दूसरे खाने के जैसे KFC से और डोमिनोज को अगर कंपेयर करें। ठीक, एक एग्जाम्पल है कि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि KFC के प्रिपरेशन में कौन सा मसाला, इंग्रेडिएंट, क्या क्या एडिट था, क्या क्या, बट टेस्ट वाइज KFC वाज एडिट। और खाने के बाद ही पेट खराब नहीं हुआ तो KFC वाज बेटर। Apparently, we can order it from high to low, from low to high. A definite order has to be there. This is also a scale. Now this scale and this situation of measurement is definitely a step forward in comparison to nominal scale. Nominal scale में there was no difference whether Punjab will come first or Bihar will come first. It is Punjab, that's all. It is Bihar, that's all. It is UP, that's all. नाम ही था, it is JEE, it is so and it is so. अब है कि नहीं है? JEE के बाद वो आएगा। Now I can say JEE के बाद वो आएगा, ऑर्डर है। Next value is this. इसके बाद next scale is interval scale. What is the interval scale? Interval scale थर्मामीटर देखा है आप लोगों ने? सभी ने देखा है? हैं? थर्मामीटर बुखार नापने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। थर्मामीटर में बुखार नापने वाले थर्मामीटर में किसी ने 0 देखा है?
थर्मामीटर अगर देखा है तो क्या सिली क्वेश्चन है ये, और क्या सिली नो रिप्लाई है। जीरो नहीं देखा कि थर्मामीटर में जीरो नहीं होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला जो थर्मामीटर होता है उसमें जीरो नहीं, लेकिन नापते तो हम हैं उसी सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, तो आखिर जीरो कहाँ गए हैं? हम तो इसका यूज किए नहीं, कभी हमें आता नहीं है। अच्छा, टेबल पर मारकर ये एक स्केल है जो पढ़ रहा है कि जीरो तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन जीरो से 80 में जाएगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये रियलाइज नहीं करेगा जीरो आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं, 60 के नीचे आएगा ही नहीं। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर होता है उसमें बॉडी टेम्परेचर कितना जाता है नीचे, सेंटीग्रेड में अराउंड 34 35, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए। और वो आदमी अगर विदा हो गया था, विदा हो जाएगा थोड़ा और नीचे, एकदम से विदा हो गया है, 2-4 घंटा हो गया विदा हुए, एकदम ठंडा हो चुका है, अब उससे ज्यादा ठंडा नहीं हो, थोड़ा और नीचे, उससे 1-2 पॉइंट नीचे तक से मेजरमेंट लेना शुरू किया हो। वो एब्सोल्यूट जीरो पे नहीं है, क्योंकि जीरो तो होगा ही नहीं ना ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर कभी। तो वो थर्मामीटर की लंबाई क्यों बढ़ाएगा? थर्मामीटर की लंबाई यूजेबल लंबाई में रखा उसको, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कन्वीनियंटली यूज कर सकें। एब्सोल्यूट जीरो नहीं लिया उसको, वो लिया ही 30 एंड एवर्स। तो जीरो से 30 वाला तो बच गया, और 30 से ऊपर जाएगा कहाँ? 35 नॉर्मल है, और 2-4-5 डिग्री ऊपर 40 सेकंड, 42 सेकंड, 45 सेकंड, ठीक है। तो 45 में 30 से 45 ये 15 ही डिग्री है ना, जो मैटर कर रहा है ह्यूमन बॉडी नापने के लिए। उसके नीचे का कोई मतलब नहीं, उसके ऊपर का कोई मतलब। ये एक स्केल है, इसका बुखार 35 और इसका बुखार 36। एवरी वन ऑफ यू कैन से उसको बुखार ज्यादा है, और ज्यादा कितना है? by 1 डिग्री सेल्सियस। यहां जो हम मेजर कर रहे हैं इसमें पहले वाले तीनों स्केल आ गए, नॉमिनल स्केल भी है, ऑर्डिनल स्केल भी आ गया इसमें, और अब इंटरवल स्केल भी ऐड हो गया है। हम मेजर करके बता पा रहे हैं कि इसका बुखार इससे 1 डिग्री ज्यादा है, मे बी कि इसका 36 था, उसका 37 है। तो कह सकते हैं कि इससे उसका 2 डिग्री बुखार ज्यादा है, और इससे इसका 1 डिग्री बुखार ज्यादा है, उससे उसका 1 डिग्री बुखार ज्यादा है। तो हम मेजरमेंट की प्रिसीजन के एक बेहतर स्थिति में, नॉमिनल से शुरू हुए थे, ऑर्डिनल पे थोड़ा बेहतर हुए थे, इंटरवल पे आए तो और कुछ प्रिसीजन ऐड हो गया मेजरमेंट। और अल्टीमेट जो कॉमनली प्रैक्टिस में है, एवरीवन यूजेस है, इज रेशियो।
रेशियो स्केल में हम कह पाते हैं कि अगर इसके पास 100 रुपए हैं और इसके पास 200 रुपए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास जितने रुपए हैं उसका दुगुना रुपया उसके पास है, उसके पास जितना रुपया है उसका आधा रुपया इसके पास है। रेशियो स्केल में जब मेजरमेंट होता है तो उस डेटा का मैनिपुलेशन और मैनेवरिंग एनी काइंड, एनी लिमिट, एनी वे हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्केल्स में सब जगह सब चीज परमिसिबल नहीं। अब बुखार को ही हम नॉमिनल स्केल में नाप सकते हैं कि नहीं नाप सकते हैं? नाप सकते हैं। इसको बुखार नहीं है और इसको बुखार, ये बुखार वाली है और ये बुखार वाली नहीं। नो वैल्यू, नो और नथिंग। तो जैसे जैसे हम मेजरमेंट के रिफाइनमेंट में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, हम उतने एक्यूरेसी की तरफ, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। जब तक मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा तो हमारा उससे कोई भी कंक्लूजन डिसाइड नहीं। ठीक है, तो यही 4 स्केल है जिसमें मेजरमेंट होने से डेटा जनरेट होता है। आपके बीपीएससी के सवाल में आएगा 5 जिले हैं बिहार के, जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी, जिला ई। 5 जिले की ये आबादी है, 5 जिले का ये डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इनकम है। 5 जिले का ये सेक्स रेशियो है, 5 जिले का ये सबका अलग अलग दिया। और आपसे कहा जा रहा है कि बताइए इस रेफरेंस में कौन सा जिला में, इस रेफरेंस में कौन सा जिला सबसे खराब है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे उसमें जो चीजें आ रही हैं, मेजरमेंट से जो चीजें आ रही हैं, जिला जो है वो नॉमिनल स्केल, पॉपुलेशन जो है वो रेशियो स्केल है। पॉपुलेशन किसमें आएगा? नंबर में आएगा ना। तो वो शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार में और पटना सबसे बड़ा। दिखा कि पटना में आमदनी इतनी है, लगा कि शिवहर से 1 गुना आमदनी। जस्ट एक एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन शिवहर की आबादी तो बहुत कम है, तो पर कैपिटा इनकम पर जब जाएंगे शिवहर के लिए, तो शिवहर की पर कैपिटा आमदनी कहीं पटना से ज्यादा हो गई तो बेहतर क्वालिटी का जिला कौन होगा? शिवहर हो जाएगा एज फार एज पर कैपिटा इनकम ऑफ। हम लिटरेसी की बात करें, पटना जिला बहुत बड़ा, शिवहर छोटा जिला है। शिवहर का कलेक्टर जो है वो एजुकेशन सिस्टम को एकदम से टोक रही है, एकदम रेगुलर क्लासेस, रेगुलर स्कूल, रेगुलर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स थे वो भी लगाए गए वहाँ पे, वो भी सब बहुत बढ़िया काम किया है। अब शिवहर में कोई इलिटरेट है ही नहीं, तो छोटी सी संख्या में हमको इलिटरेसी खत्म करना हो तो आसान काम है। इट कैन बी डन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन पटना जिला में उतना आसान नहीं। तो हम एजुकेशनली कहेंगे कि शिवहर इज एडवांस, ऑल्दो बहुत छोटा जिला। ये जो इंडिकेटर्स आएंगे, ये जो डेटा हमारे पास है, डेटा का जो वैल्यूज है, जिस स्केल में वो वैल्यू मेजर किया गया है, उसके हिसाब से उसका मैनिपुलेशन होगा। एक छोटा सा सवाल
बहुत क्विक जवाब के लिए। 3 4 6 2 8 10 10 बच्चे हैं अभी ना। तो 10 में तो तब भी देखते थोड़ा अर्थमेटिक एप्टीट्यूड का क्या नहीं। 10 बच्चे में 2 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो नॉन इंजीनियरिंग के कितने हैं? 8 बाई, हाँ ठीक है, संख्या छोटी सी थी। हमें बीपीएससी में कोई कभी कभी ऐसे सवाल से वास्ता पड़ता है कि 300 बच्चों ने कोई परीक्षा दी है, 3 विषय की परीक्षा दी है, ठीक है, ABC। इतने बच्चों ने ए विषय में पास किया है, इतने बच्चों ने बी विषय में पास किया है, इतने बच्चों ने सी विषय में पास किया है, इतने बच्चों ने ए और बी विषय दोनों में पास किया है, इतने बच्चों ने बी और सी विषय में पास किया है, वगैरह इस तरह से। और उसके बाद पूछा जाता है कि इसमें से कितने बच्चे हैं जो तीनों विषय में फेल किए हैं, है ना। जब कुछ बच्चे पास किए हैं तो बाकी कुछ नहीं पास किए होंगे, कुछ बच्चे ए विषय में पास किए हैं तो बाकी विषय में नहीं पास किए होंगे। तो ऐसे कई उसके छोटे छोटे हिस्से बनेंगे सवाल जवाब के। उसमें से एक सवाल है कि इसमें से कितने बच्चे हैं कि तीनों विषय में फेल कर गए। ये दिखता जैसा भी हो, बट इट्स ए मैथमेटिकल क्वेश्चन। और ऐसे सवाल को हल करने की जब बारी आती है इम्तिहान में, तो वहाँ पे हमें गणित से अगर बात करें तो गणित से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, उसका नाम है सेट थ्योरी। नाम सुना है? नहीं सुनी हो सेट थ्योरी का नाम? सुनी हो ना? कभी सुनी नहीं, हाई स्कूल में भी नहीं। सेट थ्योरी नहीं सुना होगा कितने लोगों का है? उन्होंने कभी नहीं सुना सेट थ्योरी के बारे में? थोड़ा थोड़ा उठा उठा। 1 2 3 4, तुम भी नहीं सुनी? 5। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि हम सेट थ्योरी कह रहे हैं इसलिए ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा गलत कर रहा है। अगर हम कहें हिंदी में क्या होता है, समुच्चय सिद्धांत, नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तुम तो बता सकती थी। थ्योरी का आइडिया नहीं? तो इसकी सफाई कैसे करते हैं? ये नहीं पकड़ में इरेजर दिखा हुआ है। इरेजर हाँ। इसे खत्म हो जाएगा। या फिर आपको मिटा इसको लेके जाना पड़ेगा। हाँ। क्लेम का ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ थैंक यू। यहाँ पे मार्कर है।
करेंगे। तो इसको सीखना भी तो पड़ेगा ही ना। सर आप इससे कर सकते हैं, जैसे पेन यूज करते हैं ना, हाँ हाँ, जस्ट लाइक साफ कैसे करेंगे? फिर यहाँ से उसी से ना। हाँ right, ठीक है। कहाँ से आ गए थे? सब गया। इस सिंबल को देखा है किसी ने? Yes, 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 sir. इस दोनों को एक साथ देखा है? Yes, sir. What is this called? रॉड मास। रॉड मास का एक एलिमेंट है ये। इट्स मेटल ब्रैकेट। It's middle bracket. And in mathematics, it represents a set. It's a set. अब कुछ याद आ रहा है? वो सेट होता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का। Right. Probabilities. Not mathematical object, any object. ये objects। इसको probability में use करता है. प्रोबेबिलिटी तो बहुत आगे चली गई है। प्रोबेबिलिटी में इसका यूज हो सकता है, होता भी है। तो व्हाट इज ए सेट? सेट ट्राई टू गेट इट। परीक्षा में सवाल आएंगे, डेफिनेशन ही है, सिचुएशन देके पूछेगा। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ distinct and distinguishable objects. हिंदी में थोड़ा सा कठिन है मेरे लिए इसका प्रोनाउंस करना, तो हम समझा देंगे हिंदी में इसको मतलब क्या हुआ। Distinct means something that has a definite identity. Distinct. She is JE. She is distinct from anyone can differentiate her with her. Now there can be two J. JE. तो JE distinct नहीं होगा। This is also JE and this is also JE. Then they two are not different. They are the same. तो distinct नहीं हुए। A set has to be a collection of distinct objects. That means no object will be repeated in the set. Then only it will remain distinct. Okay? And distinguish और उसको necessary sufficient condition में डालते हैं, डाल दिया। And distinguish. One can always distinguish this object with this object. So distinct, having different identity, and distinguishable means different than the other. Yes. Now, if I write A is equal to 2, 3, 4. Can it be a set or not? Yes, it is. Yes. How many elements are there? 3. One is 2, other is 3, other is 4. Now 2 is not 3, 3 is not 2, 2 is not 4, 4 is not 2, 3 is not 4, 4 is not 3. Doesn't matter which comes first or second, in order. These two sets are the same sets. ये दोनों सेट एक ही सेट, कोई फर्क नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स दोनों के
चेंज नहीं। ठीक है, is B a set? Why? Repetitive. It's repetitive. Distinguishable objects are not there. 2 and 2 are not distinguishable. So it's not a set. Okay? I have given another set C. Is it a set? Yes, sir. G. There is no object inside. There is no element inside. Is it a set? Yes, sir. है एक जोश है। मेरे क्लास में हंसने का मौका मिलता था। बिहार के बच्चे थे और अंग्रेजी का क्लास था, ठीक है, प्राइमरी के बच्चे। टीचर ने सिखाया हुआ था कुछ अंग्रेजी वोकैबुलरी, बर्फ की अंग्रेजी सिखाया हुआ था, बर्फ की अंग्रेजी क्या होती है। अगर टीचर ने पूछा क्या होती है बर्फ की अंग्रेजी, कौन बता सकता है, कौन जानता है? जी, यस सर। ऐसे ही पूछा, उसको पूछा, बोला नो। एक बच्चा इंडिफरेंट था, अभी दिया यस, भी बता दिया नो, हम क्या बोलते? उसने ना यस बोला ना नो बोला, बोला स्नो। And he was lucky enough. बाकी का तो यस नो में पता नहीं क्या था, मालूम भी था कि नहीं था, उसका तो पक्का हो गया कि उसको मालूम नहीं। तुम ऐसा क्यों चुप हो गए, तुम बताओ, हैं? ये सेट नहीं है। अब हम तुमको थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में ले सकते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में इमेजिनेशन बहुत होता है, क्योंकि उसको रियलिटी से मतलब ज़्यादा नहीं, ठीक है। 100 मजदूर एक मकान को 30 दिन में बना सकते, ठीक है ना। तो एक दिन में बनाने में कितने मजदूर लगेंगे? 100 गुना 30, ठीक है ना, हो गया। मकान बनेगा कभी नहीं एक दिन में, क्योंकि उसकी गणना हो गई, कैलकुलेशन हो गया। तो सेट में कैन यू इमेजिन a set of those students who study 26 hours a day. A set of those elements, those students who study 26 hours a day. As far as definition of the object is concerned, it is clear, है ना। जो दिन में 26 घंटा पढ़े, ऐसा सभी विद्यार्थी का जमात है, ऐसे सभी विद्यार्थी हैं, और ऐसा कोई विद्यार्थी होगा ही नहीं, होगा।
a set of normal people, normal human beings having 3 hands. नॉर्मल आदमी जो होगा उसके 3 हाथ होंगे क्या? नहीं। लेकिन इसके डेफिनेशन में मैथमेटिकली कोई गलती नहीं, मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है। तो इमेजिन किया जा सकता है ऐसे ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट है। एंड दिस काइंड ऑफ सेट इज कॉल्ड Infinity. null set. Null stands for 0. Here 0 refers to the number of elements. There would be no element in that set. So number of element is 0. It's a null set, but it is a set. But it is a set. Okay, na? हमारा सोच क्या था कि कुछ पढ़ाएंगे नहीं, चर्चा करेंगे, एक्सपोज करेंगे, तुम लोगों को सिचुएशन पे ले जाएंगे, बट ये तो कलम भी चल गई। सेट के बारे में जो थोड़ी सी चर्चा हमने की है, इफ यू कैन कैप्सुलेट इट, तुमने अपने स्कूल टाइम में और किसी भी टाइम में डेफिनेटली इसको पढ़ा है, मे बी कि कैसे पढ़ा और कैसे सीखा और उसकी ज़रूरत बाद में नहीं पड़ी तो कैसे फिर वो भूल भी गए, इस्तेमाल में नहीं रहा इसलिए आज रेफरेंस में नहीं है। तो थोड़ा सा अपने को रिकनेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसको, ठीक है। और ज़्यादा नहीं इसमें देखने की ज़रूरत है तुमको। सेट का यूनियन, सेट का इंटरसेक्शन, सेट का कम्प्लीमेंटेशन और सेट के जो 2 कम से कम थ्योरीज हैं उसके, एक यूनियन से जुड़ा हुआ है और एक इंटरसेक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होगी। तुम लोग कुछ कर पाओगे तो बेहतर, नहीं कर पाओगे तो फिर उसको हम लोग को मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं करोगे तो बहुत बुनियादी बातें, बहुत सीधी छोटी छोटी बातें मुश्किल करेगी आगे जाके, वो करना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, दूसरे सब्जेक्ट्स में एक सिलेबस होता है। क्योंकि ये जीके का पार्ट है, तो जीके में सिलेबस बनाना ये अपने आप में यूपीएससी क्वालिफाई करना हो जाएगा। जीके जनरल नॉलेज ना आदि है ना अंत है इसका। हाँ, इसका ना कहीं शुरुआत है ना इसका कहीं कोई अंतिम है। तो इसको हम लोग जनरली डिराइव करेंगे, जो सवाल पूछने का कवरेज है ओवर द इयर्स, ओवर द एग्जाम्स, किन किन टॉपिक्स को कैसे कैसे, कितना फ्रिक्वेंटली, कितना रेयरली यूज़ करता है, लेता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी तैयारी में कुछ छूट न जाए। हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम नियर 100% की तैयारी के मोड में रहें और सवाल जैसे भी पूछे जाए हम कर सकें। तो शुरुआत हम लोग इसी करेंगे डिस्क्रिप्टिव से, और थोड़ा बहुत एनालिसिस की चीज़ें आएंगी जो बाद में आएंगी, वहाँ पे भी जाएंगे।
स्टैटिस्टिक्स के, जैसा कि विजय बाबू ने बहुत सही कहा था, कि इसमें अच्छा मार्क्स लाना आसान है और अगर इसको इंडिपेंडेंट पेपर बना दिया जाए तो क्वालिफाई करना इसमें मुश्किल है। बात समझ भाई? अच्छा नंबर लाना आसान क्यों है? अच्छा नंबर लाना आसान इसलिए है कि इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं। इसमें अगर तुम सही बना देते हो तो नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, ना केवल तो पूरे के पूरे अंक में तो तुम्हारा स्कोर ओवरऑल जो है वो बढ़िया जाएगा। लेकिन अगर पल्ले ही नहीं पड़ा, सेट की चर्चा कर रहे हैं, सेट को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अब बताएंगे कि इतना लड़का इकोनॉमिक्स में पास किया, इतना पॉलिटिकल साइंस में पास किया, इतना ज्योग्राफी में पास किया, इतना पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में पास किया, ये सब डेटा दे रहे हैं। अब पूछ रहे हैं, अब तो वो सेट का जो बुनियादी ज्ञान नहीं था वो उस समय जो उसको तुमको यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है तुम नहीं निकाल पाओगे और वो सवाल छूट जाएगा, ये गलत हो गया। और अगर हो गया तो सिंपल अरिथमेटिक का चीज रहेगा, ये सिंपल अरिथमेटिक उतना आसान का रुपया हिसाब तो सब्जी बेचने वाले जो सड़क पे होते हैं, केला बेचने वाले, वो भी करते हैं। तो तुम तो सभी उससे बहुत कई गुना स्मार्टर हो। You can do it and you can do it excellently provided you are on the track. तो जैसा अभी लग रहा है कि मेजॉरिटी तुम लोग जो हो सो ऑफ द ट्रैक हो, जहाँ तक एम्पिरिकल एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सवाल है। और इस पर जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें आएंगी तब तो थोड़ा और दिमाग घुमाएगा। तो जस्ट एक बार ओरिएंट कर लेना है। द मोमेंट यू आर ओरिएंटेड फिर तो लगेगा सब दाएं बाएं हाथ में खेल, कुछ नहीं, बहुत अच्छा। और एक बार अगर इंटरेस्ट जग गया उसमें तो फिर तो दूसरे बच्चे तुम्हारे पास आया करेंगे कि यार ये पेपर तो हम तुम्हारी वालों से पास करेंगे, नहीं तो पास ही नहीं। एक बार अगर ऑफ द ट्रैक से ऑन द ट्रैक हो जाए और हम कोई शेर बाग नहीं है, हमसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, पढ़ाना मेरा पैशन है, हमको अच्छा लगता है एंड आई कैन गो टू एनी एक्सटेंट। तुमको समझाने के लिए, तुमको बात मेरी समझ में आ जाए, तुम्हारा पर्पस पूरा हो जाए, उसके लिए हम किसी बाउंड्री को नहीं जानते। 1 घंटा से हम भूख रहे थे, मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला वाला नहीं सूखता। तो टीचिंग मेरा एक पैशन है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। नहीं तो हम लोग का काम किया हुआ बहुत हो गया, तो नए सिरे से नई जिंदगी की शुरुआत करते, लेकिन तब भी लगता है कि नहीं, पढ़ाने का काम कुछ करना चाहिए। तो कभी भी कोई सवाल हो, कोई हिचक हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी, ये कभी मत समझना ये सिली चीज हम कैसे पूछें सकते, कभी नहीं। कोई चीज सिली नहीं होती। तुम नहीं जानते हो वो बड़ी चीज है, और जो जानता है सिली चीज है। वो चीज वही है, वो चीज छोटी बड़ी नहीं। तुम नहीं जानते थे तो बहुत बड़ी चीज थी, कोई जानता है, अरे ये भी तुमको नहीं मालूम है, बोला। यहां मान के चलना है कि तुम सागर के पास आए हो और अपना गागर को पूरा ही भरना है, जितना भर सको, जितना निकाल सको, जितना ले सको। ठीक है, मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ती है? पीछे सुनने में कोई दिक्कत नहीं ना है? समझने में मेरी बात समझ में आ जाती है? क्योंकि मेरा पहला
डिस्कोर्स है आज, तो हमको पता नहीं है हम कहाँ तक ऑडिबल हो रहे हैं तुम्हारे लिए, हम कहाँ तक गेटेबल हो रहे हैं तुम्हारे लिए। बाद में तो हमको पता लगने लगेगा, फेस देख के, चेहरा देख लेगा तो बता देंगे, उसको समझ नहीं है। आज तो पहला दिन, आज कुछ पता नहीं। ठीक है, तुम सभी लोग जो भी जिस इम्तिहान की तैयारी कर रही हो, उस इम्तिहान के पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न की समझ के लिए क्वेश्चन बैंक्स जरूर अपने पास रखोगे, जो तुमको दो इशारा करेगा। एक इशारा करेगा कि सिलेबस में वो कौन सी अनदेखी और अनसुनी चीज़ भी हो सकती है, और दूसरा इशारा करेगा कि उसी चीज़ से सवाल के डिफ़िकल्टी लेवल का क्या लेवल है, कहाँ तक का डिफ़िकल्ट सवाल उसमें से पूछा जा सकता है, तो करना है। और तीसरी चीज़ जो मूल मंत्र है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो क्या है? वो है कि कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही बुनियादी फ़र्क है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द 100%, ठीक है, यू हैव एनफ टाइम एंड पार्टीशन ऑफ द सब्जेक्ट इतना ज़्यादा है, फ्रेगमेंटेड पार्ट में इम्तहान होता है, 8 पेपर 9 पेपर 10 पेपर, यू हैव एनफ स्कोप। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दैट इज नॉट देयर। सो मैदान में लड़ेंगे कुश्ती, लेकिन कुश्ती लड़ते लड़ते पता चला कि नहीं इसका तो ट्रिक ही पता नहीं चलता है, या कहीं से हम एडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं उसमें। ऐसे कोई पोर्शन को जिसमें लगेगा कि एकदम हमको मेरे पल्ले नहीं बैठ रहा है, तो वहाँ पर उससे लड़ाई लड़ते लड़ते हम अपने को इतना एग्जॉस्ट नहीं करा देंगे कि बाकी सबको जो हम हरा सकते थे वो सब हमको जीत जाए। तो वहाँ पे थोड़ा सा आखिर में चूजी भी होना पड़ता है, सेलेक्टिव होना पड़ता है, और होने की जरूरत होती है विजडम। ठीक है ना? पता चला कि एक 5 नंबर का सवाल को करने के लिए हम 5 महीना से लगे हुए हैं, सब कुछ करते रहे, तब भी वो नया सवाल ऐसा आ जाता नहीं बनता है, उस पर ज़्यादा माथा खराब नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा जो बाकी सब था जो एकदम से किया जा सकता है, जिसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न, कोई अदरवाइज चीज़ें नहीं हैं, उस पर। और ऐसा एकाध होता ही रहता ही, उसकी चिंता नहीं, नेवर। सभी बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी के लिए, बीपीएससी करके क्या करना है? सबको डीएसपी बनना है। बीपीएससी करके कहाँ जाना है? कुछ भी जो मिल जाए ऐसा है। पहले सिक्योर्ड होना है, फिर यूपीएससी देना। हमारी बात कुछ एक बच्चे से हुई, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों का ये ऑब्जर्वेशन है, जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं अच्छे से, वो बीपीएससी तो कर ही सकते हैं, कर जाते हैं, यूपीएससी भी अच्छे से करेंगे, इसका चांस उनका फेयर। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जब अपियर होते हैं तो उसमें ग्रॉसली लैक करते हैं। कहाँ पे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो इम्तहान होते हैं उसमें पूरे इम्तहान के
कुछ एक पोर्शन होते हैं जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, और स्टेट स्पेसिफिक बहुत गहराई में होते हैं। यूपीएससी में कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं होता है। बीपीएससी वालों को यूपीएससी की तरह देश के लिए और देश के बाहर के लिए भी पढ़ना ही पड़ता है। उनको भी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो अपने स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। अभी हाल के दिनों में बीपीएससी में एक परीक्षा लिखने वाले बच्चे से मेरी मुलाकात हुई। वो पटना के पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट थी। नोटे डेम, सेंट माइकल, ये सब जो तथाकथित बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स हैं। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीचिंग इंग्लिश, हिंदी एक सौतेला विषय जिसके साथ दूर ही रहो। स्कूल में बोल दिए तो क्लास टीचर एक्सपेल कर दे सकता है कि ये हिंदी बोली थी स्कूल कैंपस में, लाइक दैट। और बीपीएससी के इम्तहान में जब पेपर देने गई तो उसमें एक कंपलसरी पेपर क्वालिफाइंग के लिए था हिंदी का, और उसके ऑप्शनल पेपर्स के इम्तहान अच्छे हुए, और जो कंपलसरी जिसमें क्वालिफाइंग था उसमें फेल तो मतलब फेल। आप कितना भी अच्छा ऑप्शनल में कर गए, हिंदी में फेल कर गए हैं अगर आप, तो क्या करें। और वो जो ऑप्शनल में अच्छा करके आए वो अपनी हिंदी को लेके काफ़ी परेशान हुए कि अब क्या उसने पूछ दिया, कौन कबीर का कौन दोहा, कौन क्या समझ भी नहीं आया कुछ। तो अपने बिहार की पढ़ाई से जो निकले हुए बच्चे होते हैं वो बिहार की परीक्षाओं के लिए खास तौर पे और यूपीएससी के लिए भी उनकी तैयारी हो जाती है साथ। वैसे वर्षा नहीं, यूपीएससी वाले बीपीएससी में अच्छा करेंगे इसकी गुंजाइश बहुत कम, लेकिन बीपीएससी वाले बीपीएससी भी निकाल लेते हैं। अभी तो निकाला है इस बार भी, बीपीएससी का जो टॉपर है वो यूपीएससी भी निकाल दिया है। तो इट इज पॉसिबल, उस हिसाब से भी अपने को देखना है। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अब तुम लोग कुछ अपने तरफ से कुछ चर्चा करो, बात करो, कुछ पूछो हमसे। कुछ भी जिससे हमारा ये भ्रम टूट जाए कि तुमको हमसे डर नहीं लग रहा है। सर इसमें कौन सा बुक पढ़ना है? इसमें कौन सा बुक पढ़ना है? एक बुक जो +2 लेवल पे एनसीईआरटी की है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की और बाकी जो तुम्हारे जीपीएससी लेवल की चीजें होंगी उसका मैक्सिमम कवरेज, तो उसका दोनों एडिशन है, हिंदी एडिशन भी है और इंग्लिश एडिशन भी है। जिसको जैसा सूट करे समझने के लिए अपने उस हिसाब से उसको ले सकते हो। सस्ती किताब है, 25-30 रुपए की किताब है, बहुत महंगी नहीं है। शुरू में अभी इसी को रखो, तो इससे तुमको डेटा का समझ, डेटा का नेचर, डेटा का वेरिएशन, डेटा का स्कोप, ये कुछ बातें समझ में आनी है। और वो जब हम लोग कुछ आगे बढ़ते जाएंगे तो जब तुम्हारे सवालों से जोड़ेंगे उन चीज़ों को, तब दिखेगा कि हाँ यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई। अब इसके आगे कुछ जानने की ज़रूरत है अगर तो क्या वो बात। अभी पहले एलिमेंट्री लेवल पे, इनिशियल लेवल पे
ऑन द ट्रैक होने के लिए टू बिगिन विथ हम लोग वहाँ पे गए उसको लेकर। ठीक है, और बोलो, बुक तो हो गया। नेक्स्ट, तुम कुछ बताओ, पीछे क्यों बैठे हो आगे का जगह छोड़ के? अरे यार, हम लोग तुम्हारे स्टेज पे थे तो आगे बैठने के लिए तो कई दफा घुटना उठना छिल जाता था दौड़ते दौड़ते, अगली सीट किसी को नहीं मिलनी थी। तुम आगे एकदम मंच की तरह डैश पे जो छोड़ देते हैं जगह कि ना वहाँ पर तो वीवीआईपी लोग बैठेंगे और हम लोग को पीछे बैठना है, ऐसा क्यों? सामने में पास में रहोगे तो सुनाई भी ज़्यादा पड़ेगा, हम भी देख पाएंगे कि तुम क्या नोट कर रहे हो, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे हो, बहुत पीछे देख नहीं पाएंगे। आज आप सभी लोगों का पहला दिन है, हैं? फर्स्ट डे। दो चीज का कॉन्फिडेंस बना लीजिए एकदम से मन में, ठीक है? ये एसेंशियली रिक्वायर्ड है। आपसे पहले जिस किसी ने भी बीपीएससी किया है उसके बारे में आपको नहीं मालूम है कि वो आपके लेवल पे था, आपसे भी नीचे था और कहाँ था, ठीक है? तो एक टिपिकल कहावत है अंग्रेजी में, फॉर एनीथिंग व्हाट वन फूल कैन डू अनदर फूल कैन ऑल्सो डू। अगर वो कर सका तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते, ठीक है? वो भी ऐसी। इसके लिए सर स्टैट्स के लिए हमको मैथ्स में भी जाना पड़ेगा, हमें मैथ्स भी करना पड़ेगा। और मैथ्स तब इन जनरल बोलेंगे तब तो उसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। मैथ में जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है, न्यूट्री मेथड और बाकी चीज़ें हैं, उतना तो होना ही चाहिए, जिसका हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते रहते हैं। वो कॉमन सेंस होना है, जो कॉमन एप्टीट्यूड है उसका वो होना। ऐसा नहीं कि उसको देखे और डर गए। क्रोर्स के फिगर हैं और क्रोर्स के फिगर देखे, अरे बाप रे, पूछ रहा है कि ग्रोथ कितना हो रहा है, और देखते ही मन घबरा गया, इतना का ग्रोथ कैसे नहीं? ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें पता हो तो देखिए, थोड़ा सा हमें पता हो कि 1 किलो राहर की दाल पकाने में 50 ग्राम नमक डाला जाता है तो दाल का नमकीन स्वाद बराबर हो जाता है, और 50 ग्राम ही हल्दी भी डाली जाती है, उसका कलर भी ठीक हो जाता है। रेशियो पता है तो क्या फर्क पड़ता है? पूरे पटना को दाल खिलाना है, कितनी आबादी है पटना की? जितनी भी आबादी है, पता चला कि 200 किलो का दाल तैयार करना है, बिल्कुल बुरा करना है। 1 किलो में 50 ग्राम था तो 200 किलो में कितना ग्राम होगा? उतना डाल देना, उतना ही टेस्ट का दाल बनेगा, कोई कमी जैसी नहीं है। That kind of arithmetic aptitude has to be, और निर्भयता का होना जरूरी है। अरे सबको बताए थे कि जो 10 गो बच्चा था उसी के बारे में बताए थे, पूरा पटना का बात बोला है, इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़, तो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक, अरे जी
जो इशू करेगा उसको 10 पर करना है, और बाकी जहाँ पर वैल्यू लिखना है वहाँ वैल्यू लिखना है। तो इसकी कलम से लिखा सकता है 1 करोड़, तुम्हारी कलम से 3 करोड़ नहीं लिखा सकता है उसमें। तुम 3 करोड़ लिखोगे तो 3 करोड़ का चेक हो जाएगा, और वो 11 रुपये का लिखेगा तो 11 रुपये का चेक होगा। चेक का फोलियो वही है, वो नहीं बदल रहा है। सो इससे घबराना नहीं, इससे उसको नहीं समझना है कि इससे कोई बड़ी चीज है। सिंपल अरिथमेटिक मैनिपुलेशन, और मन में इतना आत्मबल को बना के रखना है कि व्हाट वन कैन डू आई कैन ऑल्सो। ठीक है। और कभी कभी जब मन में ये उत्साह बन जाता है कि हमको बीपीएससी क्वालिफाई करना है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो भी एक उत्साह वर्धन कराता है। वो करने के लिए हमको ये करना है और हम करते हैं। Not a big thing, not at all. ठीक है। हम लोग कितने देर के लिए एक्सपेक्टेड है यहाँ पे अभी, या हो गया? सबके में लिया 6:50 हो रहा है। 5-6 लगभग हम लोग 1.5 घंटे से है लगता है। हाउ लॉन्ग इट इज सपोज टू गो? I mean, half an hour also. Sir, you can take half an hour more also. I mean, till 8 o'clock. ग्राफिक्स समझते हो? ग्राफ, Yes, sir. यू कैन प्लॉट ग्राफ। ग्राफ में और पिक्चोरियल डायग्राम में क्या फर्क है? Sir, graph rectangular होता है। ग्राफ हमको बताना है कि ये कोचिंग के इस बैच में लड़के और लड़कियों का अनुपात, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस बैच, ये बताने के लिए एक तो है डेटा, प्रोपोर्शन, परसेंटेज कि इतना परसेंट लड़का है और इतना परसेंट लड़की है। और क्या तरीका हो सकता है? वो तो फिगर में लिखना पड़ेगा। अगला आदमी सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड है कि वहाँ मान लो एक गार्डियन हम हैं और हमको हमारी बच्ची का एनरोलमेंट कराना है और बिहार का एमबीएस है, तो हमको थोड़ा एप्रीहेंशन है कि नहीं जहाँ लड़कियों की होगी या ज़्यादा लड़की होगी वही हम अपनी लड़की को भी डालेंगे। तो हमको देखना है कि लड़की और लड़का में ज़्यादा क्या है। तो हमारी आँख को डायग्राम आसानी से अट्रैक्ट करते हैं दैन फिगर्स। फिगर को पढ़ के समझना और डायग्राम को देख के समझना में डायग्राम को देखना आसान होता है या उससे कम्युनिकेशन लेना आसान होता है। तो ये जो डायग्राम से हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसका कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्गर होता है। ग्राफ से जो करते हैं उसका कम्युनिकेशन पावर मोर प्रिसाइज होता है। थोड़ा सा आई स्ट्रेचिंग होता है लेकिन प्रिसीजन उसमें ज़्यादा होता है। डायग्राम में उतना प्रिसीजन नहीं आता है लेकिन डायरेक्शन आ जाता है।
और डेटा पर जब सीधे बात करते हैं तब तो वो एग्जैक्ट होता है, जो है वो है, जितना है उतना है। एप्टीट्यूड पर आधारित हम एक दो सवाल तुमों से भी कर रहे हैं, जिसमें दो तीन चीज का असेसमेंट हो सकता है। एक बहुत पुरानी कहावत है या कहानी है स्टैटिस्टिक्स के लाइव पर, स्टैटिस्टिक्स के लाइव होने पर। उसमें से एक है कि एक आदमी को एक नदी पार करनी थी अपने परिवार के साथ। वो आदमी खुद था, उसकी पत्नी थी और उसके छोटे बच्चे थे, और वो थोड़ा अधकचरा पढ़ा हुआ आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा बहुत उसको आता था। तो उसने क्या किया, उसने अपने परिवार के जो लोग थे उन सबों की हाइट मेजर कर लिया, एवरेज हाइट निकाल लिया, और नदी जो नाव चल के जा रही थी, आ रही थी, उस नाव से कोई स्केल लगा के और यहाँ वहाँ कहीं भी बांस को नीचे गिरा के नदी की गहराई को भी नाप लिया, 5-6 जगह में। एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर भी पता कर लिया, और एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली भी पता चल गया। इंसिडेंटली उसको पता चला, इंसिडेंटली उसको पता चला कि एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली वाज मोर देन एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर फ्रॉम दिस एज टू दैट एज। तो उसने सोचा कि तब हमको नाव से जाने की जरूरत क्या है, तो हम ऐसे ही चल के जा सकते हैं उसमें, और उसके बच्चे उसमें डूब गए। ठीक है, what kind of mistake that gentleman committed? क्या गलती हुई? तुम सभी समझोगे, एकदम डीएसपी का इंटरव्यू दे रहे हो, बताओ। Depth was measured, but the length wasn't measured. So, He forgot the wavelength. क्या बोले? He forgot the wavelength to measure. वेवलेंथ, वेवलेंथ को what? What? वेवलेंथ को जरूरत है। एवरेज जो होता है वो कौन सा जो हाइट नापा होगा तो उसका तो कुछ ज़्यादा होगा, उसके जो बच्चे होंगे छोटे होंगे। जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो छोटा रहता है उसका भी एवरेज सेम नहीं होता है, जो बड़ा रहता है उसका भी सेम नहीं रहता है। जो छोटे बच्चे होंगे उनका एवरेज हाइट तो ज़्यादा हो गया होगा, एवरेज ओवरऑल निकाला तो, लेकिन वहाँ का जो डेप्थ था वो ज़्यादा था, तो वो दोनों के पास उसमें मिस्टेक क्या है हम ये जानना चाहते हैं। वो सब तो है, तो तभी तो डूबा है। तो उसके डूबने में व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स? उसने जो नॉलेज का इस्तेमाल किया, उसने नॉलेज का इस्तेमाल किया, नदी की गहराई को नापने का काम किया, जिस हिसाब से भी नाप लिया कुछ। मे बी की नदी की गहराई नापने में भी दोष हुआ उससे, बच्चे परिवार का हाइट नापा, मे बी की उस हाइट को नापने में भी दोष हुआ उससे, और नापने से जो डेटा आया हाइट का, नापने से जो डेटा आया नदी के डेप्थ का, उसको प्रोसेस भी किया, और प्रोसेस करके एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद कंपेयर भी किया, और कंपेयर करके डिसीजन लिया कि मेरा पूरा का पूरा परिवार इसको पार कर जाएगा पैदल चल के। What mistake he did? sir, water level also can go. I mean, मतलब increase. So, or Swimming नहीं decrease. आता होगा। तैरना नहीं आता होगा। स्विमिंग नहीं आता। Comparative से जो स्विमिंग तो नहीं आना था ना उसको, तो गहराई से लेके चल रहे हैं हम उसको। स्विमिंग आता था तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेप्थ वो स्विम करके पार कर जाता।
एवरेज की पैरेलल जो कंपैरिजन की जानी चाहिए वो सेम नेचर के एलिमेंट्स में होनी चाहिए। अब एक एक करके सब पूछेंगे ताकि हमको ये पता चले किसका जवाब बाकी है। आगे से तो दोनों का रिस्पॉन्स मोटा-मोटी हो गया है। ये चुप है, बताओ तो ये बात नहीं आएगा मुझसे वाले को। गलती क्यों से क्यों डूब गया उसका परिवार में तुम्हारा जैसा नहीं कर सकता। हाँ सेम नेचर के हाइट और डेंसिटी ऑफ डेंसिटी लेकिन क्या करोगे इसमें? हम बोले थे संकोच क्यों करते हो यार? 2+2 पूछे हैं, तुम 6 बोलोगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीखने ही तो आए हो। कभी मन में ये नहीं पाल के रखो कि अगर हम बोले गलती हो गया तो हम आकाश में बैठे आए हैं यहाँ पे, उसको तो सही करने के लिए आए हैं, ठीक ना? कभी संकोच नहीं करना है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर बुलंद होकर बोलना है। क्या बता तुमको पता नहीं सवाल ही नहीं सुनी। अच्छा तुम उसके बेनिफिट के लिए हम एक बार और रिपीट कर देते हैं सवाल को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सवाल सुने नहीं। एक आदमी है जिसके परिवार में वो स्वयं है, उसकी पत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं। ऑफ कोर्स दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट हाइट्स। उनको एक नदी को पार करना है, इस पार से उस पार जाना है, ठीक है? वो नदी की गहराई को जहाँ तहाँ से नाप के आते हैं और एवरेज गहराई नदी की नाप के पता करते हैं कि नदी की एवरेज गहराई इतनी ही है, और अपने परिवार के जो मेंबर्स थे उनका हाइट मेजर करता है और उनका भी एवरेज हाइट मेजर करके निकालता है कि एवरेज हाइट मेरे परिवार का इतना है। इंसिडेंटली उनके मेजरमेंट में जो डेटा आया था उस डेटा से एवरेज हाइट ऑफ द फैमिली हायर है दैन एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर। तो द फैमिली हेड डिसाइड्स, तब तो इसको हम लोग सीधे चल के पार कर जाएंगे। हमारा हाइट जब ज़्यादा है डेप्थ से तो हम तो डूबेंगे नहीं। वो पार करने के लिए नदी में घुस जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं विद द कॉन्फिडेंस कि हम डूबना तो है नहीं। और जो बच्चे हैं वो डूबते हैं, बच्चे हैं जो डूबते हैं। ये जो रिजल्ट हुआ, इस रिजल्ट के पीछे एक व्यक्ति ने अपने आधे अधूरे ज्ञान, जो उसको स्टैटिस्टिक्स का भी था, एवरेज निकालने का भी था, नापने का भी था, डेटा कलेक्ट करने का भी था, डेटा प्रोसेस करने का भी था, ये सब ज्ञान था उसके पास, और सब ज्ञान को लगा भी दिया उसने। और लगा के जब व्यवहार किया तो रिजल्ट क्या आया? डिजास्टर्स। नाउ ही मस्ट हैव कमिटेड ए मिस्टेक। व्हाट वाज द मिस्टेक? Answer doesn't lie in statistics. Answer lies in common sense. No science is beyond common sense. That you know? No science is beyond common sense.
कॉमन सेंस का तुम्हारा अगर कैनवस बड़ा हो जाए तो तुम हर चीज़ को कॉमन सेंस में घुसा सकते हो। सबसे डिफिकल्ट जो जुडिशियरी होता है, लॉ होता है, वहाँ भी सब कॉमन सेंस से ही चलता है। बहुत थोड़े से चीज़ें होती हैं जो फलाना धारा में क्या लिखा हुआ है तो वहाँ पर वो धारा लिया जाता है, अदरवाइज कॉमन सेंस। ही डिड ए मिस्टेक, तुम जवाब देना चाहते हो क्या? नहीं। ही डिड ए मिस्टेक दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरेज what he had to do is, उसको अपने सबसे कम ऊंचाई के बच्चे का हाइट नापना था और नदी के इस पार से उस पार में सबसे ज्यादा गहराई कहाँ पे है वो नापना था। अगर सबसे ज्यादा गहराई का मेजरमेंट अगर इसके सबसे कम ऊंचाई के मेजरमेंट से कम होता तो कोई नहीं डूबता। हुआ क्या? उसने नदी की गहराई को रिप्रेजेंटेटिव वे में मेजर ही नहीं किया, उसने डेटा ही गलत लिया। न सिर्फ डेटा गलत लिया, उसने जो टूल ऑफ मेजरमेंट लिया वो भी गलत लिया। उसको टूल लेना था रेंज का। रेंज, मैक्सिमम हाइट ऑफ द फैमिली मेंबर, minimum height of the family member, maximum depth of the river and minimum depth of the river. रिवर के मैक्सिमम डेप्थ से खतरा था ना डूबने का, किसको? मिनिमम हाइट ऑफ द फैमिली मेंबर को। तो उसने अपने अधकचरे ज्ञान का ऐसे इस्तेमाल किया। खाना पकाती हो तुम लोग? कोई लड़कियां खाना पकाती हैं? पकाती हैं। तो हमारे घर में चिकन खाया तो बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे घर में चिकन पकाने में पहले तेल वेल डाला गया, फिर अच्छे से प्याज वाज फ्राई किया गया, फिर अच्छे से टमाटर वमाटर डाला गया। उसने कहा तो प्याज ही तो सर गया भी पड़ा था और तेल भी पड़ा था, तो हमने भी तो तेल दिया है, प्याज दिया है। उसने पहले पानी डाल दिया, पानी डाल के प्याज को फ्राई कर दिया, सब गड़बड़ हो गया। व्हाट आई मीन टू से कि अधकचरा ज्ञान जो था उसका, वो अधकचरा ज्ञान गड़बड़। उसको लाना है प्रिसाइज ज्ञान। यहां पे गलती हुई। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेंज, वो अच्छा हाँ, हम पूछ रहे थे बच्चों से कि हमारा टाइम कब खत्म हो रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेंज, the person used average, and this is not only one mistake. सबको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। बहुत सिंपल होमवर्क है, समझ लो कि ये बीपीएससी का सवाल है। जो भी जहां से यहां आते हो, अपने अपने कहीं ना कहीं आवाज से आते होंगे। जो भी जहां से भी यहाँ आते हो, आए 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और गए 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो आके जाने के दरमियान एवरेज स्पीड क्या था?